माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आज यह जो क्लास होने वाला है, इसका इंतजार भी आप लोग पिछले कई दिनों से कर रहे थे और आज भी बड़े बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी लोगों की सुन लिए हैं और आज हम आपके लिए वो क्लास लेकर के आ गए हैं जिसका शायद आपको बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। आप लोग थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि आज कौन सा क्लास होने वाला है। प्यारे बच्चों, विज्ञान के परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत सारे अंतर पूछे जाते हैं। धातु अधातु में अंतर, और जाइलम फ्लोएम में अंतर, धमनी और सीरा में अंतर, भौतिक विज्ञान में भी अवतल और उत्तल में अंतर, अवतल दर्पण का अलग, अवतल लेंस का अलग, इस प्रकार से बहुत सारे अंतर पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोग यह भी देखते हैं कि फिजिक्स में और बायोलॉजी में मुख्य रूप से 5 नंबर वाले प्रश्न में फिगर बनाने के लिए आता है, यानी कि चित्र बनाने के लिए आता है। तो कौन सा चित्र याद करें, कितना चित्र याद करें? चित्र तो बहुत सारा है किताब में। तो प्यारे बच्चों, कितना चित्र याद करना है, कौन सा चित्र याद करना है, इसके लिए अब आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी हम अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगा चुके हैं। जब हम अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगा चुके हैं तो फिर आप लोगों को राहत मिलनी चाहिए। आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को जो हम बता देते हैं ना, उसको याद कर लेने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। और अब जो क्वेश्चन हम यहां से आपको बताते हैं, बस उसको आप लोग याद करते जाइए, उतना काफी है। प्यारे बच्चों, विज्ञान में जितने सारे भी अंतर हैं और जितने सारे भी फिगर हैं, यानी कि जो चित्र हैं, जो बता देंगे 100% यही पूछेगा, 100% की गारंटी है। समझ गए ना? 100% की गारंटी है। जितना अंतर और जितना फिगर बताएंगे उतना याद कर लेना। इसमें से बहुत सारे अंतर आपको पहले से याद होंगे, तो 3 अंतर ही, 4 अंतर ही ऐसा होगा जो कि आपको नया याद करना पड़ सकता है, नहीं तो सारे अंतर आपको पहले से याद होंगे। और जितने सारे भी फिगर बताएंगे, चित्र बनाने के लिए बताएंगे, सारे चित्र आप लोग खुद से बना लेना। एक बार घर पर बैठ करके प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, जब भी प्रैक्टिस हो तो पेंसिल से होना चाहिए, पेन का यूज उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा करा कराया चौपट हो जाएगा। समझ गए ना? वो मेहनत करिएगा, पेन से बना दीजिएगा, नंबर पूरा कट जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, कोई भी फिगर को पेन से नहीं बनाना है, चाहे छोटा से छोटा फिगर हो, चाहे बड़ा से बड़ा फिगर हो, हमेशा पेंसिल से ही उसे बनाना है। बाकी हम लोग विशेष आगे बातचीत करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम जितने सारे भी अंतर और चित्र बताने वाले हैं, सारे अंतर और चित्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। तो फिर सारे बच्चे एकदम पूरा इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक कंसंट्रेट होकर के कर लीजिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के ध्यान से, ध्यान केंद्रित करके, ताकि एक भी अंतर आपके परीक्षा में ना छूटे। क्योंकि पता है ना, जब अंतर परीक्षा में पूछता है तो वो सीधे 5 नंबर का पूछता है, जब फिगर बनाने के लिए पूछता है तो सीधे 5 नंबर का पूछता है। 5 नंबर यानी कि 1% नंबर हमारा बढ़ता है। तो 1% नंबर अगर एक क्वेश्चन बनाने से बढ़ जाए तो उससे ज्यादा और अच्छा क्या बात हो सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना? चलिए चलिए हाँ जी, चलिए फटाफट से सारे बच्चे फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। बच्चों का कमेंट है कि सर बिग प्रॉब्लम है सर जी, दिन भर पढ़ने के बाद जब रात को पढ़ने बैठता हूं तो आपका वीडियो देखते देखते इतना भयंकर नींद आता है कि वह नींद मुझे सुला देती है सर, और बाद में मैं आपको कोसता रह जाता हूं। प्यारे बच्चों, देखिए, विद्यार्थी को अगर कुछ करना है ना, विद्यार्थी को अगर अपने जीवन में बढ़ना है ना, तो सबसे पहले तो उसको अपने नींद पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि नींद आजकल कंट्रोल लोग नहीं कर पाते हैं। सुबह में आपको उठने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि नहीं एकदम भाई सुबह में सो करके ही पढ़ें, लेकिन सो करके पढ़िएगा तो पढ़ते पढ़ते 10 मिनट में फिर से नींद आ जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आलस्य कम से कम इस 15 दिन के लिए ना, आलस्य को एकदम ताक पर रख दीजिए और पढ़ाई पर एकदम पूरा फोकस हो जाइए, क्योंकि यह 15 दिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। बोलते हैं ना कि एकदम सिचुएशन वाला समय, तो एकदम वही क्रिटिकल समय है।
तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सीधे अंतर की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सारे बच्चे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सारे बच्चे शेयर भी कर दिए होंगे, लगभग 1000-1200 बच्चे अभी ऐसे हैं जो कि क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं। तो सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दें। और चलिए प्यारे बच्चों, हम अंतर तो बहुत सारा देखेंगे और यहाँ पर ढेर सारा चित्र भी देखेंगे, समझ गए ना। लेकिन चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि आगे बढ़ते हैं और पहला नंबर अंतर से बताना शुरू कर देते हैं। पहला नंबर अंतर जो है वह फिजिक्स के पहले नंबर चैप्टर से है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। बहुत सारे बच्चे यह अंतर पहले से ऑलरेडी जानते होंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, सबसे पहले तो आप हमें यह बता दीजिए कि यह वाला अंतर कितने बच्चे पहले से जानते हैं। सारे बच्चे बता दीजिए, यह वाला अंतर कितने बच्चे पहले से जानते हैं। मतलब अभी हम बताएंगे, इसके पहले से आपको जानकारी है। अगर आता तो आप खुद से भी लिख सकते थे, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। पहला है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अंतर बिल्कुल स्पष्ट है, अंतर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, अंतर बिल्कुल छोटा छोटा है। 5 अंतर से ज्यादा हम लोग किसी में नहीं लिखेंगे। तो एकदम इस प्रकार का रूल रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए। चलिए सबसे पहला, वो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल मतलब होता है धंसा और उत्तल मतलब होता है उभरा। उभरा मतलब उठा हुआ। तो ध्यान रखिएगा, वो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहे अवतल दर्पण कहलाता है, और वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहे वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। प्रवर्तक सतह अगर धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण, प्रवर्तक सतह उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण। फिगर कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है ना फिगर कैसे बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हमें। फिगर बनाने के लिए अगर इस प्रकार से अगर बाहर से रंग देते हैं तो यह हो जाता है अवतल दर्पण। अगर इस प्रकार से अंदर से यदि हम लोग रंग देते हैं तो यह हो जाता है उत्तल दर्पण। इसका प्रवर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, इसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है। तो बस यही हो गया, यह वाला हो गया प्यारे बच्चों कौन सा, यह वाला हो गया अवतल और यह वाला हो गया उत्तल। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा रहे अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा रहे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सारे बच्चे आज खूब शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में भाई बहुत ज्यादा जान है, बहुत ज्यादा जान है। चलिए दूसरा अंतर है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तीसरा अंतर है, अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसमें समझाने वाला कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको समझाया हुआ है। तो हम सिर्फ अंतर बताएंगे, पढ़ेंगे, जहां हल्का फल्का लगेगा वहां समझाएंगे, बस आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक कहते हैं, यानी कि अवतल दर्पण में रियल इमेज बनता है, जबकि यह जो उत्तल दर्पण है इसमें काल्पनिक यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है, और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा तो बनता है लेकिन काल्पनिक बनता है, और यहां पर सीधा और उल्टा दोनों बनता है लेकिन वास्तविक बनता है। तो यह हो गया और अवतल और उत्तल में अंतर। अगर परीक्षा में आ जाए तो आप लोग जरूर लिख लेना, समझ गए ना। अगर परीक्षा में आ जाए प्यारे बच्चों तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा ना, यस सर या नो सर, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बात एकदम तो 100% सही है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी गिरना गिरकर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करिए, कभी हार नहीं होगा। चलिए अवतल और उत्तल में अंतर आप लोग समझ गए। दूसरा जो है प्यारे बच्चों वह है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। यह अंतर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। काल्पनिक के जगह पर आपसे आभासी भी पूछ सकता है, क्योंकि काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही चीज होता है, समझ गए ना। काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही चीज होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिएगा, यह जब भी पूछेगा तो लघु तरी में पूछेगा, दीर्घ में पूछने का दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है। दूर में कभी नहीं पूछेगा, नेवर,
कभी नहीं दूर अधिरूतरीय में पूछेगा। तो देखिए ध्यान से, वास्तविक और काल्पनिक, यह वास्तविक कटान से बनता है और यह काल्पनिक कटान से बनता है। सबसे पहला अंतर तो यही लिख देना है। दूसरा अंतर होगा कि यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, देखिए नाम है इसका रियल इमेज लेकिन हमेशा उल्टा काम करेगा, समझ गए ना। नाम है इसका रियल इमेज लेकिन हमेशा उल्टा ही यह चलता है। और इसका नाम है काल्पनिक यानी कि वर्चुअल, लेकिन यह हमेशा सीधा बनता है। क्लियर है यहां तक? वास्तविक है लेकिन हमेशा उल्टा बनेगा, काल्पनिक है लेकिन हमेशा सीधा बनेगा। उसके बाद इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, चूंकि यह वास्तविक है ना, तो जो चीज वास्तविक रहेगा उसी को हम लोग पर्दा पर उतारेंगे। लेकिन जो काल्पनिक है, जिसको हम लोग सिर्फ मन में कल्पना कर सकते हैं, तो वह क्या पर्दे पर उतारा जा सकता है? नहीं ना। जिसे हम लोग मन में कल्पना करते हैं वह पर्दे पर उतारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, जो वास्तविक प्रतिबिंब है यह दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब यह दर्पण के पीछे बनता है। तो बस यह चार अंतर हो गया ना बच्चों? वाह, सारे बच्चे समझ गए। वास्तविक कटान से बनता है या काल्पनिक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। बस हो गया, दूसरा अंतर कंप्लीट। टोटल 15 अंतर के आसपास बताएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन लड़ जाएगा, समझ गए ना। जिसमें से 2 क्वेश्चन लड़ेगा, एक बायोलॉजी में और एक फिजिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में भी लड़ सकता है एक क्वेश्चन। अच्छा देखिए, यहां पर हम आपको बताए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब प्यारे बच्चों बताने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, समझ गए। अब बताने वाले हैं लेंस में, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला, वो वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला। फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है, समझ गए ना। इस प्रकार से कुछ फिगर बनता है, बीच का भाग मोटा तथा ऊपर का भाग पतला। देखिए बीच का भाग मोटा है, ऊपर नीचे का भाग पतला है, तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। और वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो अवतल लेंस कहलाता है। ध्यान रहेगा ना, जिसके बीच का भाग पतला, इसका जो फिगर बनता है ना, इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से इसका फिगर बनता है, समझ गए। इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। तो जिसमें बीच का भाग पतला है और किनारों का भाग यानी कि शीर्ष का भाग जो है वह मोटा है, तो उसको कहते हैं अवतल लेंस। चलिए उसके बाद क्या है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। देखिए हमेशा धनात्मक मान होता है, जबकि अवतल लेंस में हमेशा ऋणात्मक होता है। क्लियर होगा ना। अब उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हो जाएगा, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक। फोकस दूरी ऋणात्मक तो आवर्धन क्षमता भी ऋणात्मक, फोकस दूरी धनात्मक तो आवर्धन क्षमता भी धनात्मक। अब तो याद रहेगा ना, अब तो याद रहेगा। फोकस दूरी धनात्मक है तो आवर्धन क्षमता भी धनात्मक होगा, ठीक है ना। अच्छा चौथा देख लीजिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, समझ गए ना। उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी, क्योंकि यह प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, एक बिंदु पर लाकर के जमा कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस जो होता है ना, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को फैलाती हुई प्रतीत करती है, तो इसलिए यह अवतल लेंस होता है, समझ गए ना। इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पांचवा है, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक यानी कि रियल भी बन सकता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है, जबकि अवतल लेंस में केवल प्यारे बच्चों वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया? हाँ, धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है। कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, समझ गए ना। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। अब जब फोकस दूरी ऋणात्मक होगा तो उसका आवर्धन क्षमता भी ऋणात्मक होगा। यहां पर फोकस दूरी धनात्मक होगा तो आवर्धन क्षमता भी धनात्मक होगा, समझ गए। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है दिमाग में। दिमाग में अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा, समझ गए ना। चलिए
यहां तक बच्चों किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहां तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे जम करके लाइक और शेयर करिए, सारे बच्चे क्लास को बहुत ही तेजी के साथ लाइक और शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है ना, यह लघु तरीके का ही है। अगला नंबर क्वेश्चन यह लघु का है, दीर्घ का यह क्वेश्चन नहीं है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखें। क्वेश्चन जितने भी सारे बता रहे हैं सारे आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें कि दम ना हो, सारे क्वेश्चन आपको बेदम करने वाला है। चलिए, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखना है। तो विद्युत चुंबक आपको पता है ना कि विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। जब तक विद्युत धारा परिनालिका से प्रवाहित हो रहा है तब तक वह चुंबक जैसा काम करेगा। आपको बताया था ना कि नरम लोहा को विद्युत कुंडली के अंदर में, परिनालिका के अंदर में रखते हैं तो क्या करता है, वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है, लेकिन तब तक ही जब तक कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो। तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक क्या चुंबक की तरफ काम करेगा। विद्युत धारा खत्म तो चुंबक का गुण खत्म, यानी कि यह अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक जो होता है वह अस्थायी चुंबक होता है, जबकि अस्थायी चुंबक, नाम ही है अस्थायी चुंबक, यानी कि यह अस्थायी चुंबक होता है। समझ गए ना, यह क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है। अच्छा, विद्युत चुंबक, इसकी शक्ति ज्यादा होती है जब तक, देखिए है तो टेम्पररी ही है, तो टेम्पररी ही है, तो कुछ देर के लिए ही है, तो अस्थायी ही, लेकिन पावरफुल है। क्या है, पावरफुल है प्यारे बच्चों। लेकिन जो अस्थायी चुंबक होता है ना, वह विद्युत चुंबक के मुकाबले इसकी शक्ति कम होती है। विद्युत चुंबक के मुकाबले इसकी शक्ति कम होती है। उसके बाद तीसरा अंतर लिखेंगे, इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या बताए थे हम, अगर इस प्रकार से कोई परिनालिका है तो इसमें फेरों की संख्या कितना है ना, इसमें फेरों की संख्या यह वाला कितना है, इस पर यह निर्भर करेगा। समझ गए ना, फेरों की संख्या कितना है, जितना ज्यादा फेरा की संख्या उतना ज्यादा इसका शक्ति, जितना कम फेरा की संख्या उतना कम इसका शक्ति। समझ गए। तब ना देखते हैं कि जाते हैं, जब हम पंखा चल जाता है तब हम जाते हैं तो बोलते हैं कि पूरा जम करके क्वाइल लपेटिएगा, क्वाइल में कमी मत करिएगा, क्योंकि जितना क्वाइल होगा पंखा उतना ही तेजी के साथ घूमेगा, क्योंकि पावर उसमें उतना ही ज्यादा होगा। समझ गए ना, तो जितना इसमें लपेटा होगा, इसमें जितना फेरों की संख्या होगा ना, यह शक्ति उसका उतना ही ज्यादा होगा। कम फेरा होगा तो कम शक्ति होगा, यानी कि इसका शक्ति जो है वह फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि इसका शक्ति निश्चित होता है, क्योंकि यह घटता बढ़ता नहीं है, यह अस्थायी चुंबक है ना, तो इसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसका शक्ति निश्चित होता है, इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। बताइए क्लियर हो गया या नहीं हो गया? सारे बच्चे समझ गए? बच्चे समझ गए? विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर आप लोग समझ गए ना? हाँ, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर आप लोग समझ गए? बताइए यस सर और नो सर। वाह क्या बात है, सारे बच्चे समझ गए। क्लास को आप लोग लाइक करिए एक बार जम करके, 3000 से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, तो आप लोग क्लास को एक बार जम करके लाइक करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। यह सब अंतर आपको पहले से नहीं बताती है, याद करने का जरूरत पड़ेगा, याद करने का जरूरत नहीं ना पड़ेगा, सारा अंतर आपको पहले से कंप्लीट कराया हुआ है, बस एक नजर देखिएगा, 2 बार रिवाइज करिएगा, कंप्लीट। समझ गए ना, एक नजर देखिएगा, 2 बार रिवाइज करिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करते हैं। जो पोल वाला लाइन जो आता है ना, पोल वाला जो बाहर से लाइन आता है वह होता है प्रत्यावर्ती धारा, और जो बैटरी वाला लाइन होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग दिष्ट धारा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला अंतर तो यही लिख देंगे ना हम लोग, सबसे पहला अंतर तो हम लोग यही लिख देंगे कि ये इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलता है, धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलते रहता है, जबकि दिष्ट धारा में धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। समझ गए ना, दिष्ट धारा में धारा का मान बदलता है जबकि दिशा नहीं बदलता है। उसके बाद दूसरा, इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, आराम से पानी गिरावेंगे और टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूम के विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि और दूसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पवन चक्की को घुमाएंगे, पवन चक्की घूमेगा तो टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमेगा तो विद्युत धारा की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा को बहुत ही कठिनाई के साथ उत्पन्न करते हैं। समझ गए ना, दिष्ट धारा को बहुत ही कठिनाई के साथ उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को देखते हैं, इन्वर्टर लगा देते हैं ना, तुरंत आराम से डीसी में बदल जाता है और डीसी के रूप में हम लोग इसे बैटरी में जमा कर लेते हैं। समझ गए?
तो इस धारा को आसानी से डीसी में बदल सकते हैं, लेकिन डीसी को अगर एसी में बदलने के लिए बोल दे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस धारा को बहुत कठिनाइयों के साथ ही एसी में बदला जाता है। मतलब कि एसी को डीसी में बदलना बहुत आसान है, जबकि डीसी को एसी में बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद चौथा है, यह धारा डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है। यह धारा जो है ना, यह बैटरी वाला, अच्छा आप ही लोग बताइए, बैटरी वाला ज्यादा खतरनाक होगा कि जो पोल वाला जो लाइन आता है वो ज्यादा खतरनाक होगा? आप लोग बोलिएगा कि सर जी पोलवा वाला लाइन ज्यादा खतरनाक होता है, 60 लेता है, बोलिएगा ना? हैं? समझ गए? वाह क्या बात है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन मंजर वो बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी तुम्हारी शोर मचाएगी। वाह क्या बात है जी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन मंजर वो बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी तुम्हारी शोर मचाएगी। तो प्यारे बच्चों, कामयाब होने के लिए पढ़िए, हमेशा कामयाब होने के लिए पढ़िए। क्लियर है? चलिए, तो एक धारा को, इस धारा को आसानी से डीसी में बदल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग एसी में जल्दी नहीं बदल सकते हैं। यह धारा डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, यह ज्यादा खतरनाक है, यह कम खतरनाक है, यह धारा एसी की अपेक्षा कम खतरनाक है। समझ गए ना? बहुत कम खतरनाक है। उसके बाद देख लीजिए, यह धारा चालक तार के सतह से प्रवाहित होते हैं। यह जो धारा है ना, वह चालक तार के सतह से प्रवाहित होते हैं, जबकि यह धारा चालक के बीच से प्रवाहित होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अगर अंतर आ जाए, आप लोगों से लिखा जाएगा कि नहीं लिखाएगा बताइए? दो अंतर तो एकदम आसान है, दो अंतर तो एकदम आसान है। यह ज्यादा खतरनाक होता है, यह कम खतरनाक होता है। इसे आसानी से हम लोग डीसी में बदल सकते हैं, इसे आसानी से हम लोग एसी में नहीं बदल सकते हैं। इसको उत्पन्न करना एकदम आसानी है, इसको आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसको आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यह चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है, यह चालक के बीच से प्रवाहित होता है। मतलब कुछ अंतर तो ऐसा है ना कि जो कि आपके माइंड में पहले से है, बस उस चीज को लिखना आप सीख लीजिए। समझ गए ना? आप लोग जानते हैं कि बैटरी वाला लाइन नहीं मारेगा, आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाला बिजली लाइन मारता है। तो यह तो एक अंतर तो यही हो गया। समझ गए ना? चलिए, समझ गए? हाँ जी, सारे बच्चे समझ गए ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां तक तो सारे बच्चे समझ गए, यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं, चौथा के बाद पांचवा। अगला अंतर कौन सा है? अगला अंतर है अम्ल और क्षारक में अंतर। आ गए हम लोग केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में हम लोग आ गए। पूरे फिजिक्स में प्यारे बच्चों कितना अंतर हम आपको बता दिए? पूरे फिजिक्स में पहला अंतर तो यह वाला बता दिए, ठीक है। दूसरा अंतर यह वाला बता दिए, तीसरा अंतर यह वाला। इस वाले अंतर को लेकर कभी भी बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, सर जी इसका धनात्मक इसका ऋणात्मक। अरे भाई सीधे सीधे याद कर लो ना, उत्तल उत्तल का होता है धनात्मक और अवतल का होता है ऋणात्मक, बस इतना तो याद कर सकते हो ना। उत्तल का होता है धनात्मक और अवतल का होता है ऋणात्मक। समझ गए? उत्तल का धनात्मक और अवतल का होता है ऋणात्मक। इसमें क्या होता है ना कि जो प्रतिबिंब बनता है वह कभी दाहिने साइड कभी बाएं साइड बन जाता है। समझ गए ना? इसमें प्रतिबिंब कभी दाहिने साइड कभी बाएं साइड बन जाता है, लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोगों को याद हो जाएगा। और उसके बाद विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक और यह वाला, मतलब मिला जुला के 5 अंतर हम आपको बताए हैं। 5 अंतर, 1 2 3 4 5, 5 अंतर पूरे फिजिक्स में। 5 में से ही कोई एक रहेगा, 5 में से प्यारे बच्चों कोई एक अंतर रहेगा, आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना? 5 में से कोई एक अंतर रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, 5 अंतर में से कोई एक अंतर रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अम्ल और क्षारक में अंतर। अब अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षारक में अंतर लिखें। हो जाएगा ना? अम्ल और क्षारक में अंतर तो बड़े आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे क्या है जी? अम्ल और क्षारक में अंतर। पहला है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। समझ गए? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षारक जो है वह स्वाद में कैसा होता है? तो कड़वा होता है।
यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, आपको पता है ना। अम्ल जो है वह नीला को लाल करता है, अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक जो है वह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा है यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, और इधर होगा यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। समझ गए। चौथा अंतर, यह जल में घुल करके क्या देता है, जल में घुल करके H+ आयन देता है ना, जल में घुल करके H+ आयन देता है, जबकि क्षारक जो है यह जल में घुल करके OH- आयन देता है। क्या देता है, OH- आयन देता है। चौथा, यह जल में घुलकर H+ आयन देता है, वह OH- आयन देता है, हो गया। पांचवा है यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। बस इतना तक ही 5 अंतर लिखना है। अगर आप लोग को एक आध अंतर और लिखना है तो इसका pH मान 7 से कम होता है, आप लोग को पता है ना, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारक का pH मान 7 से ज्यादा होता है। समझ गए। अच्छा, ये हल्दी के लास्ट वाला छोड़ देना, अगर आप लोग को लास्ट वाला लगे ना, लास्ट वाला छोड़ दो। हालांकि अंतर सही है लेकिन लास्ट वाला छोड़ दो। आप लोग यह 6 याद कर लेना, बस आप लोग यह 6 याद कर लो, पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। बस यह 6 अंतर आप लोग याद करके चले जाना, समझ गए ना। हाँ चलिए जी, एक लड़का बोल रहा है कि सर आप गारंटी क्यों देते हैं, सर आपका वास्ता कोई बोर्ड से है क्या। बाबू गारंटी इसलिए देते हैं ना कि वास्ता हमारे बोर्ड से नहीं है, वास्ता हमारे अपने एक्सपीरियंस से है, वास्ता हमारे अपने एक्सपीरियंस से है। जो अंतर बता रहे हैं ना, वह अंतर अगर ना आ जाए परीक्षा में तो बोल देना कि सर आप गारंटी क्यों देते थे। अभी आपको यह बोलने का कोई अधिकार नहीं है, समझ गए ना। जब परीक्षा में ना आए तो बोलना कि सर आप गारंटी क्यों देते थे उस टाइम जब आपका बताया हुआ नहीं लड़ा। लेकिन अगर लड़ जाए तो चुपचाप आकर कहना कि सर हम गलत थे, आप सही बताते थे। समझ गए ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब धातुओं तथा अधातुओं में अंतर लिखिए। धातु और अधातु में अंतर। अच्छा, जब धातु और अधातु में अंतर की बात करते हैं ना, तो 2 प्रकार के अंतर आ जाते हैं। एक तो आता है भौतिक गुण के आधार पर और एक होता है रासायनिक गुण के आधार पर। हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं भौतिक गुण के आधार पर अंतर। ध्यान रखिएगा, हम लोग भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिखेंगे और फिर रासायनिक गुण के आधार पर, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। समझ गए ना, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। चलिए पहला लिखेंगे कि धातुएं चमकदार होती है। सब लोग जानते हैं कि धातुएं कैसी होती है, चमकदार होती है। चाहे लोहा को ले लीजिए, सोना को ले लीजिए, चांदी को ले लीजिए, एल्युमिनियम को ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, धातुएं हमेशा चमकदार होती है। जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। लेकिन अपवाद है एक आयोडीन, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। समझ गए। समझ गए ना। चलिए उसके बाद दूसरा है धातुएं अघातवर्ध और क्या होते हैं, तो तन्य होते हैं। धातुओं में अघातवर्धता और तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब इसे पीट करके पतला पत्थर बनाया जा सकता है, इसे खींच करके लंबा पतला तार बनाया जा सकता है, उसी को कहते हैं अघातवर्ध और तन्यता। और अधातु भंगुर होता है, इसको पीटेंगे नहीं तुरंत टूट जाएगा। भंगुर मतलब टूट जाना, इसको पीटेंगे तुरंत टूट जाएगा। लंबा तार बनाना चाहेंगे तुरंत टूट जाएगा, मतलब उसका कुछ नहीं होगा। तीसरा, धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। धातुएं जो है ना वह विद्युत और उष्मा का चालक, यानी कि आसानी से विद्युत धारा पार किया जा सकता है। लेकिन अपवाद में सीसा होता है, सीसा धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक नहीं है। उसके बाद अधातु, अधातु प्रायः ठोस, अधातु विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। समझ गए ना। तो यहां पर धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं, अधातुएं विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। चौथा, धातुएं प्रायः ठोस होती है लेकिन पारा है अपवाद में। समझ गए ना, धातुएं प्रायः ठोस होती है, मतलब धातु सब ठोस होता है। जैसे लोहा को देख लीजिए, सोना को देख लीजिए, चांदी को देख लीजिए, एल्युमिनियम को देख लीजिए, कॉपर को देख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन एक धातु है पारा, पारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए यह अपवाद में है। जबकि अधातुएं प्रायः ठोस और गैस होती है, अपवाद में ब्रोमीन हो जाएगा। अधातुएं प्रायः ठोस एवं गैस होती है, अपवाद में ब्रोमीन हो जाएगा।
अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। धातु, जो धातु होते हैं ना, धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। मतलब अगर इसको गलाना है ना तो हमको हाई टेम्परेचर चाहिए, अगर इसको गलाना है तो निम्न टेम्परेचर पर भी काम हो जाएगा। समझ गए? अगर हम आपसे पूछे कि एक अधातु का नाम बताओ, आपका जवाब क्या होगा? एक अधातु का नाम बताओ तो आपका जवाब क्या होगा? आप लोग तुरंत बोलेंगे कि सर जी कार्बन जो है ना वह अधातु है। क्या बोलेंगे? कार्बन अधातु है। आपको हम बार बार बताएं, परीक्षा में पूछता भी है कार्बन क्या है, धातु अधातु, तो आपको जवाब देना है कार्बन अधातु है। हो जाएगा ना? चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे यहां से समझ जाएंगे, सारे बच्चे यहां से समझ जाएंगे ना? चलिए बहुत बढ़िया जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया भौतिक। अच्छा, अब हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर 5 अंतर देख लेंगे। रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर इंपॉर्टेंट आपके लिए दोनों है, इंपॉर्टेंट आपके लिए दोनों है। धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर भी और रासायनिक गुण के आधार पर अंतर भी, तो दोनों आप लोग को देख लेना। समझ गए ना? क्या कह रहा है? यह विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी कि जो धातु होते हैं ना वह विद्युत धनात्मक होता है। हमेशा इस पर कैसे लिखाएगा? Na प्लस लिखाएगा, Al3 प्लस लिखाएगा, यानी कि यह हमेशा विद्युत धनात्मक होते हैं, मतलब किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। समझ गए ना? अच्छा, यह क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, दूसरा से लेते हैं सिर्फ कर्जा। समझ गए ना? तो क्या होता है? यह विद्युत ऋणात्मक होते हैं जबकि यह विद्युत धनात्मक होते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक सारे बच्चे समझ गए? अच्छा, उसके बाद धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। इसका ऑक्साइड क्षारीय होगा, इसका ऑक्साइड अम्लीय होगा। धातु के ऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्षार बनाते हैं, अधातु के ऑक्साइड जल से विक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। धातुएं जल से विक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, धातु जो है ना वह जल से विक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और प्यारे बच्चों, यह जल से विक्रिया करता ही नहीं है, अधातु कभी भी जल के साथ विक्रिया करता ही नहीं है। अच्छा, पांचवा, धातु प्रायः जल से विक्रिया कर लवण और जल बनाता है, अधातु अम्ल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। लास्ट में थोड़ा सा इधर बच गया था तो हम इधर लिख दिए हैं, सबका एग्जाम्पल के साथ लिखे हैं, तो आप लोग रासायनिक गुण के आधार पर भी अंतर आराम से याद कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए बच्चों, सारे बच्चे समझ गए ना? कोई दिक्कत तो अब यहां तक नहीं होगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा सर? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, सारे बच्चे कमेंट करने में लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा कमेंट नहीं करते, हम आपको यहाँ पर अंतर समझा रहे हैं और आप लोग सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जा रहे हो। समझ गए ना? कमेंट ज्यादा नहीं करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, नहीं तो आप लोग टाइप करते रहोगे तो सीखोगे क्या? टाइप करते रहोगे तो सीखोगे क्या? अब तो टाइप करने का समय नहीं है, जब टाइप करने का समय था हम खुद नहीं बोलते थे, हम जानते थे कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ना वो सीरियस होने का समय है। समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों, एकदम सीरियस होकर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। क्लियर है ना? सीरियस होकर के एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर। यह अंतर भी आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी अंतर देखने के बाद हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह नहीं पूछेगा, ऐसा ऐसा अंतर हम आपके लिए गेस कर दिए हैं। समझ गए ना? कोई भी अंतर देखने के बाद आप यह नहीं कहिएगा कि हाँ सर यह नहीं पूछेगा। समझ गए ना? हाँ। अच्छा, और बताइए, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन हो गया ना? यह धातु अधातु के संयोग से बनता है। आयनिक बंधन जो है ना, आयनिक बंधन जो है यह धातु अधातु के संयोग से बनता है। सहसंयोजक बंधन यह दो अधातुओं के संयोग से बनता है, यह दो अधातुओं के संयोग से बनता है। मैथ के पीडीएफ के लिए कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं। मैथ का पीडीएफ कौन वाला चाहिए? जो महा मैराथन में हुआ था वह वाला? सारे बच्चे जरा एक बार बताइए तो, कौन सा मैथ का पीडीएफ आप लोग बात कर रहे हैं जी? तो महा मैराथन का अगर हम आपको पीडीएफ देंगे तो उसमें हम सिर्फ आपको क्वेश्चन ही ना प्रोवाइड करवाएंगे, क्वेश्चन दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम कैसे देंगे बच्चों? क्योंकि यहाँ पर नियाज सर तो सिर्फ क्वेश्चन लेकर के आए थे, सॉल्यूशन खुद किए थे ना, सॉल्यूशन तो खुद किए थे, तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ बोले तो हम दे सकते हैं। समझ गए ना? अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, अगर आप सिर्फ कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए, तो फिर बता दीजिए कि हाँ सर हमें सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए। जरा कमेंट करके एक बार बताइए, मैथ ऑल पीडीएफ।
ओके ठीक है, ऐसा करते हैं ना, लास्ट में आपको हम पीडीएफ भेज देते हैं। जैसे शाम वाले क्लास में हम लास्ट में पीडीएफ भेज दिए थे ना, उसमें भी कुछ पीडीएफ छूट गया है, चौथा सेट का, एक दो बच्चे फोन कर रहे थे। और अभी जब यह क्लास खत्म होगा ना, तो हम गणित वाला पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर। अभी आप लोग चिंता ना करें, लास्ट तक पढ़ें, ठीक है ना। हाँ, महामैराथन वाला, यस सर, महामैराथन वाला क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको भेज देते हैं, ठीक है। महामैराथन में जो भी क्वेश्चंस हुआ था ना, क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, क्वेश्चंस का पीडीएफ हम भेज देते हैं। क्लास खत्म होने दीजिए, क्लास खत्म होने के बाद हम भेज देंगे आज, या फिर जितने सारे भी क्लास और भी चलते हैं ना, सारे क्लास का पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, बस आप लोग चिंता ना करें। यह धातु धातु के संयोग से बनता है। अब सारे बच्चे देखिए, समझ गए ना। अब गुरु जी पर भरोसा भी रखिए थोड़ा सा, समझ गए ना। अब गुरु जी पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा भरोसा भी रखिए। आपको हम बोले हैं तो आज भेज देंगे, समझ गए ना, बोले हैं तो आज भेज देंगे। अब पीडीएफ भेजने का जिम्मेदारी हम दूसरे पर देंगे ही नहीं। आज से हम एक बात का प्रॉमिस करते हैं आपसे, आज से हम प्रॉमिस करते हैं, पीडीएफ भेजने का जो जिम्मेदारी है ना, वो हम अपने ऊपर आज से रखते हैं। पीडीएफ भेजने का जिम्मेदारी हम किसी और को नहीं देंगे, नहीं तो प्यारे बच्चों शिकायत का मौका उसी में आ रहा है। हमने यहाँ पर जड़ को पकड़ लिया है, समझ गए ना, बीमारी का जड़ पकड़ा गया है कि आखिर बच्चों शिकायत इतना क्यों करते हैं। हमने तो हमेशा लोगों को बोलकर, जो स्टाफ है उनको बोल देते हैं भाई कि पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा। अब लोग भेजते ही नहीं है, कहते हैं सर जी ध्यान से उतर गया, सर जी पीडीएफ बनाने में रह गए, ध्यान नहीं रहा। अब ऐसा करते हैं ना, क्लास जैसे ही खत्म होगा हम तुरंत पीडीएफ आपको भेज देंगे, और पीडीएफ भेजने का जिम्मेदारी आज से हमारी, समझ गए ना बच्चों। पीडीएफ भेजने की जिम्मेदारी आज से हमारी। दिन भर जितना क्लास चलेगा ना, शाम को पीडीएफ ग्रुप में रहेगा, प्रॉमिस करते हैं। दिन भर जितना भी क्लास चलेगा, शाम को ग्रुप में उसका पीडीएफ रहेगा, प्रॉमिस करते हैं आपसे। बस आज भर के लिए मान जाओ मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, आज भर के लिए मान जाओ, ठीक है ना। आदत पीडीएफ दलूल भेज देंगे, समझ गए ना। जैसे शादी के कार्ड में देखते हैं लिखा हुआ रहता है, मेरे ताता की शादी में दलूल थे दलूल आना, समझ गए ना। शादी के कार्ड में लिखा हुआ रहता है ना, मेरे ताता की शादी में जलूल थे जलूल आना, समझ गए, भतीजवा बोलता है। तो वैसे ही आप लोगों को हम आज से पीडीएफ भेज देंगे, चिंता आप लोग ना करें, समझ गए ना। गुरु जी पर भरोसा रखें, सर पर भरोसा रखें। इतना दिन से अगर भरोसा करते आ रहे हैं तो ये 1 आध सप्ताह अब भरोसा ना दिखाए, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, समझ गए ना। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करना है, खुल करके जीना है, हंसते खेलते रहना है। चलिए प्यारे बच्चों, सारे बच्चे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और लग जाइए अब, समझ गए ना, तोतला। चलिए जी आगे आगे बढ़ते हैं। यह धातु अधातु के संयोग से बनता है, जबकि सह संयोजक बंधन जो है ना, यह 2 अधातुओं के संयोग से बनता है। यह 2 अधातु क्या करते हैं, आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, समझ गए। इसमें क्या होता है, 2 अधातु आपस में पार्टनरशिप कर लेता है तो उसको बोलते हैं सह संयोजक, और यहां पर अधातु के दोनों के संयोग से बनता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। अच्छा, उसके बाद यह जल में विलय होते हैं, मतलब कि आयनिक बंधन जल में घुल जाते हैं, जबकि सह संयोजक बंधन जल में अविलय होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। चौथा, यह कार्बनिक विलायक में अभिलेय होता है, जैसे किरोसिन तेल, बेंजीन, एसीटोन, यानी कि जो कार्बनिक विलायक होता है ना, उसमें यह नहीं घुलता है, जबकि यह कार्बनिक विलायक में विलय होता है, घुल जाता है। पांचवा, यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है या विद्युत का कुचालक होता है। तो यहां आप लोगों को आयनिक बंधन और सह संयोजक बंधन में अंतर समझ में आ गया ना। चलिए, और कोई बच्चा क्लास छोड़ करके नहीं, क्लास छोड़ करके जाना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में हम चित्र बताएंगे, कौन कौन सा चित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट में चित्र बताएंगे, और बनाने के लिए भी, समझ गए ना। चलिए जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, भर्जन और निस्तापन में अंतर। तो ध्यान रखिएगा, भर्जन और निस्तापन में अंतर जब पूछेगा तो लघुत्तरीय में पूछेगा। जिसमें हम 5 अंतर लिखे हैं ना, उसमें समझिएगा कि दीर्घ में पूछने का चांस है। जिसमें हम 3 अंतर लिखे हैं वह समझिएगा कि लघुत्तरीय में पूछेगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, किसमें, भर्जन में। आपको कल हम बता रहे थे भर्जन और निस्तापन में अंतर, इसमें वायु की उपस्थिति में, और जब किसमें, सीमित वायु की मात्रा में, यानी कि मिला जुला के कहें कि वायु की
की अनुपस्थिति में। समझ गए ना। इसमें भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जबकि निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा में अयस्क को गर्म किया जाता है। उसके बाद दूसरा है, यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो भर्जन है ना वह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाते हैं, जबकि निस्तापन ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाते हैं। समझ गए ना, ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाते हैं। तीसरा, इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें अयस्क जो है ना वह निर्जलीकृत हो जाता है। सारे बच्चे समझ गए? सारे बच्चे समझ गए ना? चलिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं मेरे लाडलों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके हो। तो भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखा जाएगा। कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में ना सिर्फ पूछ देता है कि भर्जन क्या है, अंतर नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछ देगा भर्जन क्या है, सिर्फ इतना पूछ देगा निस्तापन क्या है, तो वहां पर भी आप लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए अगला बता दीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। अब अंतर ज्यादा नहीं है, अब अंतर किए हुए बता देते हैं, अंतर अब ज्यादा नहीं है। हाँ, 5-6 गो अंतर और है जी, समझ गए ना, जो कि बायोलॉजी से होगा। अभी तो केमिस्ट्री में हम है ना। फिजिक्स में टोटल 5 गो अंतर गेस किए हैं, फिजिक्स में टोटल 5 गो अंतर, और केमिस्ट्री में क्या है दिखा देते हैं। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। हाइड्रोकार्बन समझते हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो लिखेंगे इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है, बीच से यहां पर एक रेखा खींच देना है। समझ गए? क्या लिखेंगे? इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है, जबकि इसका प्रथम सदस्य एथीन होता है। मिथ प्यारे बच्चों, मिथ, मिथ मतलब एक कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन होता है। समझ गए ना, मिथ मतलब एक कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन। समझ गए? चलिए, तो इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है, इसका प्रथम सदस्य एथीन होता है, जिसको एथाइन भी हम लोग बोलते हैं। इसे एल्केन कहते हैं, इसे एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन, समझ गए ना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन तीनों का ध्यान रखिएगा, और ज्यादा कुछ नहीं करना। एक में होता है CnH2n+2, एक में होता है CnH2n-2, और एक में -2 और +2 को हटा दीजिए तो CnH2n, बस। समझ गए ना, तो इतना आपको याद रखना है। इसे एल्केन कहते हैं और इसे एल्कीन और एल्काइन दोनों कहते हैं। यह कम क्रियाशील होता है, यह कम क्रियाशील होता है संतृप्त, और असंतृप्त यह ज्यादा अविक्रियाशील होता है। उसके बाद इसमें कार्बन के चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बन की जितनी भी संयोजकताएं हैं ना वह एकल बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़े रहते हैं। उसके बाद इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। देखिए बता रहे थे ना, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जबकि इसका सामान्य सूत्र जो एल्कीन और एल्काइन होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? एक होता है एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। समझ गए ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा, बता दीजिए। हाँ, अंतर तो हम आपको सारे बता दिए हैं पहले से, ऐसा थोड़े है कि कोई बिना पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ पहले से पढ़ाया हुआ है बच्चों। सिर्फ यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि यह सब अंतर याद कर लेना, सबको एक जगह पर समेट करके हम ले आए हैं। जैसे आपको पता है ना, इटली जो था वह छोटे छोटे 300 भाग्यों में विभाजित था। नेपोलियन ने क्या किया था? उसको समेट दिया था। समझ गए ना। वैसे ही यह सब जगह बिखरा हुआ पड़ा था, इसको हमने क्या किया? एक जगह पर समेटने का काम किया है, बस, और कुछ नहीं किया है। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट वाला काम हम कर रहे हैं, एक जगह सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। समझ गए ना। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जी आपका बोर्ड में मैथ में कितना नंबर आया था? प्यारे बच्चों देखिए, मैथ हमारा शुरू से ही कमजोर रहा है। समझ गए ना, मैथ हमारा शुरू से ही कमजोर रहा है। अगर मैथ हार्ड रहता तो हमें टीचर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्यारे बच्चों, मैथ हमारा स्ट्रांग उतना नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उतना तो जानते हैं कि जितना में काम हमारा चल जाए। और मैथ में अगर हम मैट्रिक एग्जाम में नंबर की बात करें ना तो 68 आया था, 68 नंबर गणित में। समझ गए ना, गणित में हमारा सबसे कम नंबर आया था 68, बाकी सब में हमारा एकदम हाईएस्ट था। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा 92 नंबर हमारा। और हाँ, स्कूल टाइम से ही ना हम अंग्रेजी में बहुत ज्यादा तेज थे। इंग्लिश में स्कूल टाइम से ही हम बहुत ज्यादा तेज थे। अंग्रेजी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था, अंग्रेजी बहुत ज्यादा हम पढ़ते थे, अंग्रेजी बोलते थे भी। तो अंग्रेजी में हमारा हमेशा 90 के कम नंबर कभी नहीं आया। स्कूल वाला भी जब एग्जाम होता था तो 90 नंबर से ऊपर ही आता था अंग्रेजी में।
और बाकी साइंस तो हमारा फेवरेट है, सोशल साइंस हमारा फेवरेट है, समझ गए ना। हिंदी का तो कुछ कहना ही नहीं है, हिंदी तो हमारी भाई जीवा पर रहती है। और संस्कृत, संस्कृत प्यारे बच्चों देखिए, संस्कृत में जहां तक बात है ना, तो संस्कृत हम खुद पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाते हैं, बस अंतर इतना ही है, समझ गए ना। संस्कृत में जैसे बुक वाला पोर्शन है, तो बुक वाला पोर्शन तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बाकी जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो हम खुद स्टडी करके आपको पढ़ाते हैं, जो बात बिल्कुल सच्चाई है, समझ गए। हम्म। क्या कमेंट कर रहे हैं? आप कौन से स्कूल में पढ़े थे सर? सरकारी में? नहीं बच्चों, हम सरकारी में तो कभी नहीं पढ़े, हमेशा हम पढ़े थे प्राइवेट स्कूल में। तिल्हाड़ा में स्कूल है, समझ गए ना, नालंदा जिला तिल्हाड़ा में, एक अंगरसराय ब्लॉक में पड़ता है तिल्हाड़ा, तिल्हाड़ा में ये स्कूल है, विद्या विहार पब्लिक स्कूल, उसी में हम पढ़ाई किए थे, समझ गए ना। चलिए, अभी भी स्कूल है, अभी भी स्कूल है, पढ़ाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर खत्म हो गया केमिस्ट्री में, यहाँ पर खत्म हो गया केमिस्ट्री में। टोटल किए गो अंतर बताए, 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 अंतर बताए हैं केमिस्ट्री में। टोटल कितना अंतर बता दिए? 6 अंतर बता दिए, याद रहेगा ना। फिजिक्स में 5 अंतर बताए थे, केमिस्ट्री में 6 अंतर बता दिए, समझ गया ना। फिजिक्स में 5 अंतर, अगर वह 5 अंतर देख लेते, हालांकि 5वां अंतर आपको पहले से ऑलरेडी याद होगा। केमिस्ट्री में 6 अंतर, समझ गए। बायोलॉजी में ज्यादा नहीं है, बायोलॉजी में भी 4 या 5 अंतर बताएंगे, बस कहानी खत्म। बायोलॉजी में भी 4 या 5 नंबर, 4 या 5 क्वेश्चन बताएंगे, कहानी खत्म। अब जाइलम और फ्लोएम में अंतर, जाइलम फ्लोएम में अंतर नहीं जानते हैं, कल ही हम आपको बताए हैं, पिछले क्लास में ही हम आपको जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताए हैं, अगर आपको याद हो तो। देखिए जाइलम और फ्लोएम, यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है, जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है, समझ गए ना। प्रमुख कार्य, देखिए बच्चों, अंतर जब हम लिखते हैं ना, तो बार बार हम आंसर को बदलते नहीं है, अंतर तो बहुत सारा है, लेकिन एक ही आंसर बार बार हम देते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। नहीं तो बोलिए कि सर पिछला क्लास में कुछ और अंतर बताए थे और यहां पर कुछ और अंतर बताए थे, याद कौन वाला करना है। तो इसलिए हम बच्चों को कंफ्यूजन में डालना नहीं चाहते हैं, समझ गए ना। तो यह एक प्रकार का संवहन उत्तक होता है, जिसका कार्य होता है जल का वहन करना, जल को पहुंचाना। यह भी एक प्रकार का संवहन उत्तक होता है, जिसका कार्य होता है भोजन को पहुंचाना। तो जाइलम और फ्लोएम हो गया। दूसरा, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम की जो कोशिकाएं है ना, वह जीवित होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। सर आपका बर्थडे कब है सर? अरे भाई बर्थडे हमारा, आप लोगों को बार कल से बोल रहे हैं बर्थडे बर्थडे, 14 अगस्त को हमारा बर्थडे है, 14 अगस्त को, समझ गए ना। 14 अगस्त के दिन हमारा बर्थडे रहता है। 14 अगस्त 1998 में हमारा जन्म हुआ था, समझ गए। 14 अगस्त 1998 ईस्वी को हमारा जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। फ्लोएम के उत्तक को दारू कहते हैं, फ्लोएम के उत्तक को दारू कहते हैं, और जाइलम के उत्तक को दारू कहते हैं और फ्लोएम के उत्तक को वस्ट कहा जाता है, समझ गए ना। उल्टा बोला जाता है कभी कभी, वैसे हुआ देखियो वहां पर अवतल और उत्तल वाला में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, हम देखेंगे उस पोर्शन को काट करके हटा देंगे। बताइए, जाइलम के उत्तक को दारू कहते हैं, फ्लोएम के उत्तक को वस्ट कहते हैं। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है, क्योंकि जाइलम जल का वहन करता है तो नीचे से उठा करके ऊपर तक ले जाता है, जबकि भोजन चारों दिशा में फैलता है, तो फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर ध्यान रखिएगा। और जाइलम और फ्लोएम के अंतर के बाद दूसरा जो बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है, डिफरेंस है, वह है धमनी और सीरा। बार बार हम आपको बोलते हैं ना कि धमनी और सीरा में, जाइलम और फ्लोएम में यह सब अंतर ध्यान रखना, बोलते हैं ना। क्या कह रहा है? धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, जबकि सीरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से, यानी कि धीरे धीरे होता है। धमनी का रंग लाल होता है, लाल धमनी बताए थे ना, नीचे जो कठोर वाला नस होता है ना, वह धमनी होता है, जबकि ऊपर यह मुलायम वाला नस होता है, यह सीरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? सीरा का रंग हल्का नीला होता है।
समझ गए। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, धमनी जो होता है ना अधिक अंदर में रहता है, जबकि सीरा कम गहराई में। सीरा देख रहे हैं एकदम ऊपर में ही यहाँ पर झलक जाता है, समझ गए ना। तो सीरा जो है वह कम गहराई में पाया जाता है, जबकि धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, क्योंकि यह शुद्ध रक्त को ले जाता है, तो यह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। और यह अशुद्ध रक्त, यह क्या करता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है, तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर लाने का काम करता है कौन, सीरा। तो धमनी और सीरा में अंतर आपको तो पहले से याद होगा, समझ गए ना। धमनी और सीरा में अंतर तो आप लोग को पहले से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलिए जी, समझ गए सारे बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धमनी और सीरा हो गया, अगला है रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर और लसिका में अंतर, कभी कभी अकेले पूछ देता है कि लसिका क्या है, तो लसिका क्या है तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं, समझ गए ना। रुधिर और लसिका में अंतर, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। रुधिर का रंग लाल होता है, रुधिर मतलब खून होता है, तो खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। जबकि लसिका का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, समझ गए ना। रुधिर यानी खून का रंग लाल होता है, जबकि लसिका का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। इसमें कणिका पाया जाता है, लसिका में कणिका नहीं पाया जाता है, समझ गए ना। रुधिर में कणिका पाया जाता है, जबकि लसिका में कणिका नहीं पाया जाता है। उसके बाद इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, रुधिर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि लसिका में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लसिका में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। उसके बाद इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि इसमें फाइब्रोनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है, लसिका में। अच्छा, इसमें दोहरा परिसंचरण होता है, इसमें बहाव एक दिशा में होता है। कार्य के बारे में अगर लिखेंगे तो यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, जबकि इसका कार्य क्या है, यह जल्दी से जख्म को भरने का काम करता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा कंप्लीट, समझ गए ना। वाह क्या बात है, सारे बच्चे समझ गए। तो अब रुधिर और लसिका में भी अंतर आप लोग का कंप्लीट हो गया। यह वाला अंतर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यह अंतर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब 3 अंतर और बच गया है। पहला कौन सा है, ऑक्सी और अनॉक्सी। तो चलिए ऑक्सी और अनॉक्सी अंतर देख लेते हैं। ऑक्सी, ऑक्सी को प्यारे बच्चों वायबीय भी कहते हैं, और अनॉक्सी को अवायबीय कहते हैं, यानी कि यह वायु की उपस्थिति में होता है इसलिए इसको वायबीय, या वायु की अनुपस्थिति में होता है इसलिए इसको अवायबीय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीश्वसन, और अनॉक्सी क्या होता है, देखिए अनऑक्सी मतलब अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनॉक्सी कहते हैं। अनऑक्सी, अनॉक्सी यहां पर लगा दीजिएगा, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी कर दीजिएगा, यहां पर उल्टा हो गया है, अनॉक्सी, समझ गए ना, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसे वायबीय श्वसन भी कहा जाता है, और अनॉक्सी को अवायबीय श्वसन कहते हैं, समझ गए ना। ऑक्सी को वायबीय कहते हैं, ऑक्सी को वायबीय, और अनॉक्सी को अवायबीय श्वसन भी कहते हैं। इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। ऑक्सी में विशाल जीव भाग लेता है, अनॉक्सी में सूक्ष्म जीव भाग लेता है। इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है, इसमें CO2 जल का निर्माण नहीं होता है, समझ गए ना, समझ गए। इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है, इसमें CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, चूंकि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूट रहा होता है। यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है, तो इसलिए यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा। उसके बाद इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब इसमें ऊर्जा का निर्माण कम होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण ज्यादा होता है। क्यों होता है भाई ऐसा, क्योंकि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है, या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटता है। उसके बाद यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यह अनॉक्सी जो होता है ना, यह कोशिका द्रव्य में होता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट करना है। 7 अंतर लिखाए हैं, कोई 5 अंतर भी लिखिएगा काम हो जाएगा, कोई 5 अंतर भी लिखिएगा काम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का यह प्रॉब्लम है, जो कि कुछ बच्चे का तो हम फोन रिसीव करते हैं तो हमें जानकारी हो जाता है कि सर जी पहले जो गेस क्वेश्चन कराए थे, पहले जो गेस क्वेश्चन कराए थे वह पूरा याद कर लिए हैं, पहले जो गेस क्वेश्चन कराए थे वह पूरा याद कर लिए हैं, फिर जो इधर गेस क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इसको भी याद करना है क्या। प्यारे बच्चों, सबसे पहला चीज तो हम आपको बता दें कि दोनों के बीच बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन हैं, समझ गए ना। अभी जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सिर्फ रिवाइज के पर्पज से, समझ गए, रिवाइज के पर्पज से, क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन हम करवाए थे ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी जो करवा रहे हैं दोनों में कॉमन क्वेश्चन है।
कुछ क्वेश्चन अलग है, कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों अलग है, उसको आप लोगों को याद कर लेना है, याद कर लेना है। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, भगवान तो हम भी नहीं है ना, भगवान तो हम भी नहीं है, हम भी भगवान नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बच्चों को इतना पढ़ा करके भिजवाएं परीक्षा देने के लिए, इतना पढ़ा करके भिजवाएं ताकि एक क्वेश्चन भी ना छूटे। समझ गए ना, एक क्वेश्चन भी ना छूटना चाहिए प्यारे बच्चों, समझ गए ना। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके नजर के सामने से कम हर एक क्वेश्चन को गुजार दें, ताकि जब परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आपको लगे कि यह क्वेश्चन कभी ना कभी हमारे नजर से गुजर चुका है। समझ गए, अगर क्वेश्चन आपके नजर से एक बार गुजर जाता है ना, तो वह क्वेश्चन दिमाग में कहीं ना कहीं उसका जगह बन जाता है और वह आपके दिमाग में रहता है। और जब आप लोग पुनः उस क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम में, तो वह क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आपके दिमाग के आगे से, आपकी आंखों के आगे से गुजारा जाए, ताकि आप लोग जरूर इस चीज को देख लें। समझ गए ना। समझ गए आप लोग। चलिए जी, अब देखिए प्यारे बच्चों, गेस क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया ना, कॉमन हो गया, याद कर लेना है सब कुछ। अच्छा, अब यह क्वेश्चन जो है ना, यह है श्वसन और दहन। उसके बाद क्या है, शुक्राणु और अंडाणु। बस दो अंतर और है, लघुतर ये वाला छोटा छोटा अंतर है। श्वसन और दहन आपको हम बताए थे कि यह सजीवों में होता है या निर्जीवों में होता है। श्वसन और दहन में अंतर याद कर लेना है प्यारे बच्चों। श्वसन जो होता है ना, यह सजीवों में होता है, जबकि दहन जो है यह किस में होता है, निर्जीवों में होता है। समझ गए, श्वसन सजीवों में होता है जबकि दहन होता है निर्जीवों में। उसके बाद यह एक जैविक क्रिया होती है, दहन जो है यह एक रासायनिक क्रिया होती है। श्वसन जीवों का अपना नियंत्रण प्रक्रम होता है, जबकि यह एक अनियंत्रित प्रक्रम होता है। श्वसन नियंत्रण में होता है ना, 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस खींच रहे हैं, कितना बार छोड़ रहे हैं, हृदय कितना बार धड़क रहा है, तो यह सब श्वसन जो होता है ना, नियंत्रित प्रक्रम होता है, जबकि दहन अनियंत्रित प्रक्रम होता है। श्वसन मंद दहन का उदाहरण है, जबकि दहन जो है यह तेज प्रक्रिया होती है। श्वसन कार्य जो होता है ना, वह धीरे धीरे होता है, जबकि दहन कार्य जलना बहुत तेजी के साथ होता है। समझ गए ना। चलिए, यहां तक सारे बच्चे समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्राणु और अंडाणु में अंतर। यह सबसे लास्ट अंतर है हमारा बायोलॉजी का, यह सबसे अंतिम अंतर है, सबसे लास्ट अंतर है, शुक्राणु और अंडाणु में अंतर। शुक्राणु और अंडाणु में अंतर। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ध्यान रखिएगा, शुक्राणु का निर्माण जो होता है ना, वह वृषण में होता है, जबकि अंडाणु का जो निर्माण होता है वह अंडाशय में होता है। समझ गए, यह नर में पाया जाता है, यह मादा में पाया जाता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, जबकि अंडाणु को बनने में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है। समझ गए, अंडाणु को बनने में ज्यादा समय लगता है, जबकि शुक्राणु को बनने में बहुत कम समय लगता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। यह चलनशील होता है, मतलब कि यह गति करता है, कल हम आपको बताए थे, यह गति करता है। यह स्थिर होता है, मतलब कि यह गति नहीं करता है। बताइए। सारे बच्चे समझ गए ना, सारे बच्चों का क्लियर हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर टोटल अंतर कितना बताया बायोलॉजी में, 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 अंतर प्यारे बच्चों हम आपको बायोलॉजी में भी बता दिए। 6 अंतर हम आपको बायोलॉजी में भी बता दिए। 6 अंतर बायोलॉजी में, 6 अंतर केमिस्ट्री में, और 5 अंतर फिजिक्स में। बस इतना आपको याद करना है, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। समझ गए ना। 6 अंतर बायोलॉजी में बताए हैं, आप लोग याद कर लेना। 6 अंतर हम केमिस्ट्री में बताए हैं, उसको याद कर लेना। और 5 अंतर फिजिक्स में। तो यह 3 में से आप लोग को इतना ही याद करना है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ गए। अब चलते हैं हम लोग चित्र पर। कौन कौन सा चित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चित्र को एक बार देख लेना है, एक बार बनाने का प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला चित्र में आता है यह वाला। किस चीज का चित्र है, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम सिर्फ प्यारे बच्चों चित्र दिखाएंगे, नाम आपको खुद कमेंट करना है कि किस चीज का चित्र है। तो पहला जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, यह किस चीज का है प्यारे बच्चों, कमेंट करके बता दीजिए। पहला चित्र बताइए। और परीक्षा में आए ना, तो ऐसे ही आपको बनाना है, परीक्षा में आ जाए तो ऐसे ही आपको बनाना है। तो पहला चित्र क्या है जी, पहला चित्र किसका है। जितना गोश, अरे भाई अंतर तो बहुत सारा पढ़ना है ना, आलिंद हो गया, निलय हो गया, बहुत सारा अंतर पढ़ना है, लेकिन जो हम गेस कर रहे हैं ना, उसको आप लोग याद करके जाइए ना।
आंख का चित्र है, मानव नेत्र का चित्र है जी, बिल्कुल सही है। पहला कौन सा है? मानव नेत्र है प्यारे बच्चों, पहला है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का चित्र कुछ इस प्रकार से बना देना है, गोलाकार आकृति होना चाहिए। आगे से इस प्रकार से कॉर्निया को हम लोग निकाल देंगे, आगे से कॉर्निया निकल गया है, समझ गए ना? इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, कॉर्निया आगे निकल गया है। यहाँ पर पश्चिमाभी पेशियां हैं जिसको सिलियरी मांसपेशियां बोलते हैं। बीच में यह लेंस हो गया, लेंस को यह पकड़े हुए है, ठीक है। बीच में यहाँ पर कचाव द्रव्य भरा हुआ रहता है, यहाँ पर नेत्रोद भरा हुआ रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पीछे में यहाँ पर रेटिना रहता है, कोराइड रहता है जिसको दृष्टिपटल बोलते हैं, समझ गए ना? यहाँ पर आइरिस होता है, समझ गए? चलिए, तो इस प्रकार से आप लोगों को नेत्र का फिगर बना लेना है। अब कोई बच्चा का दिक्कत नहीं है ना? है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? अच्छा ये बताइए किस चीज का है, फोटो किस चीज का है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। यह चित्र किस चीज का है प्यारे बच्चों? तीसरा नंबर चित्र पूछता है कि क्या पूछता है? पूछता है परीक्षा में विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें। विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करने के लिए पूछ देता है, तो तीसरा नंबर चित्र भी आपसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, बल्ब का चित्र है, वाह क्या बात है। चलिए, उसके बाद यह वाला चीज बताइए, तो यह वाला किसका है उसको सुधार कर लीजिएगा, दूरदृष्टि दोष का हो जाएगा। अब बताइए यह वाला किसका है? यह किसका है प्यारे बच्चों? फटाफट से आप लोग बताइए। विद्युत बल्ब का है ना? तो विद्युत बल्ब का अगर चित्र बनाने के लिए आ जाए तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत बल्ब का चित्र बना लीजिएगा ना। हाँ, विद्युत बल्ब का चित्र आपको बना लेना एकदम ऐसे ही। आगे इस प्रकार से मेटल का रहता है तो इस प्रकार से लगा देना है, चित्र बना लेना है, सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। तो विद्युत बल्ब का भी चित्र बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए, स्क्रीनशॉट हम लास्ट में दे देंगे, समझ गए ना? चलिए जी, वही वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, उत्तल लेंस है, दर्पण नहीं, समझ गए ना? बताइए, यहां तक हो गया ना? इसका हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखिए तो यह वाला चित्र किसका है? यह वाला चित्र किसका है जरा आप लोग बताइए तो। आप में से देखते हैं कितने सारे बच्चे बता पाते हैं। यह वाला चित्र हम किसका लिए हैं? देखिए, हम क्या किए हैं कि एक पौधा है, जब प्रकाश संश्लेषण वाला जब प्रयोग करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण वाला जब हम प्रयोग करते हैं तो उस समय यह वाला चित्र बनाते हैं, समझ गए ना? प्रकाश संश्लेषण, एक पौधा ले लेते हैं, एक गमला लेते हैं, उसके पत्ती को आधा क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, बाकी उसको निकालते हैं तो गर्म करते हैं, समझ गए ना? कागज से ढक देते हैं, तो वो वाला जो प्रकाश संश्लेषण वाला प्रयोग करते हैं वहां पर यह चित्र हम बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वाला चूंकि प्रयोग परीक्षा में पूछता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण वाला प्रयोग पूछता है, जब प्रकाश संश्लेषण वाला प्रयोग पूछता है तो प्रकाश संश्लेषण वाला प्रयोग पूछता है तो यह वाला चित्र आपको बनाने के लिए आना चाहिए, समझ गए ना? यह वाला चित्र आपको हर हाल में बनाने के लिए आना चाहिए, यह वाला चित्र आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए? चलिए जी, समझ गए ना सारे बच्चे? यह वाला चित्र आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगला यह वाला चित्र है प्यारे बच्चों, पाचन तंत्र का। यह चित्र भी आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। क्या है? पाचन तंत्र का, पाचन तंत्र का चित्र है, ध्यान से देख लीजिएगा। किसका चित्र है? यह पाचन तंत्र का चित्र है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए पूछता है परीक्षा में, तो पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पाचन तंत्र का चित्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? पाचन तंत्र का हो गया, देख लीजिएगा चित्र एक बार। और इसमें सब कुछ आपको दर्शाना है, फिगर जो है वह पेंसिल से बनाना है, बाकी सब कुछ आपको दर्शाना है कि यहाँ जिह्वा, यहाँ मुख है, ग्रासिका है, अमाशय है, क्षुद्रांश है, अग्नाशय है, सब कुछ आपको छोटी तो बड़ी सब दर्शा देना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, यह किस चीज का चित्र है बताइए? यह हृदय का चित्र है, और हृदय भी आपके परीक्षा में पूछता है, हृदय का नामांकित चित्र बनाएं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो यही चीज होता है जी, हृदय का चित्र बनाना ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हृदय का चित्र भी एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा, समझ गए ना? हृदय का चित्र भी एक दो बार किताब देख देख कर कहीं प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा। तो हृदय का चित्र भी बनाना एकदम काफी आसान काम है, आराम से आप लोग बना लीजिएगा, समझ गए? हृदय का चित्र भी आप लोग बहुत ही आराम से बना लीजिएगा। तो हृदय का चित्र भी आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है? अच्छा, यह बताइए तो किसका चित्र है? सारे बच्चे देखते हैं यह क्या बताते हैं। यह बताइए किसका चित्र है जी? यह चित्र किसका है?
ध्यान रखिएगा, यह चित्र किसका है बताइए तो आप लोग, उत्सर्जन तंत्र का है। किसका है? उत्सर्जन तंत्र का है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, जिसमें कुछ नहीं करना है, दो किडनी का चित्र बना देना है, दो किडनी का चित्र बना देना है, यहां पर मूत्राशय है तो मूत्राशय का चित्र बना देना है, बस हमारा काम कहानी खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? तो उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, किडनी का, किडनी इसको नहीं बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, इसको आप लोग बना दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? उत्सर्जन तंत्र का यह चित्र हो जाएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद अगला, अच्छा यह वाला चित्र बताइए किसका है? न्यूरॉन का है ना? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको बना देना है। ऊपर में डेंड्राइट्स हो जाएगा, समझ गए ना? सिनेप्टिक दरार, सिनेप्स हो जाएगा, तंत्रिकाएं हो जाएगा, समझ गए ना? तो यह सब कुछ बना लीजिएगा। यह वाला चित्र भी बहुत बार परीक्षा में पूछा है, तो यह वाला चित्र भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है मानव मस्तिष्क का चित्र। अगला क्या है? मानव मस्तिष्क का चित्र, मानव मस्तिष्क का चित्र है, तो यह वाला चित्र भी आप लोग बना लीजिएगा। समझ गए? मानव मस्तिष्क का चित्र है, तो यह वाला चित्र भी आप लोग बनाना सीख जाइएगा। कुछ नहीं करना है, बस इसमें खोपड़ी बना देना है, और बीच में आपको यहां पर दर्शाने के लिए ना इस प्रकार से खाली कलम से बुकड़ दीजिएगा ना, तो यहां आराम से बन जाएगा। नाक मुंह थोड़ा बढ़िया से बना दीजिएगा, और इधर क्या करना है ना, सिर्फ कलम से इस प्रकार से बुकड़ देना है। समझ गए? तो यह दिमाग हमारा हो जाएगा। बन जाएगा। चलिए, तो अगर यहां तक बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो अब जो यहां तक हो जाएगा ना, यहां तक तो हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यह मानव मस्तिष्क का चित्र बना लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद यह फूल का चित्र बनाने के लिए आता है, फूल का चित्र। तो फूल का चित्र भी बनाने के लिए हम आपको बताए थे, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पुष्प का चित्र बनाना है, तो फूल तो आप लोग सबसे आसानी से बना सकते हैं, फूल का चित्र तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। समझ गए ना? पुष्प का नामांकित चित्र बनाए, इस प्रकार से रहता है, फूल का नामांकित चित्र बनाए, तो फूल का, पुष्प का नामांकित चित्र आप लोग यहां से बना लीजिएगा। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद क्या है? यह है प्यारे बच्चों मानव जनन तंत्र। क्या है? मानव जनन तंत्र, जिसको नर जनन तंत्र बोलते हैं, नर जनन तंत्र। ध्यान रखिएगा, नर जनन तंत्र है, तो नर जनन तंत्र के बारे में आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? नर जनन तंत्र के बारे में आपको याद रखना है। इसमें सब कुछ दर्शा देना है। यह वृषण हो गया, शिशन हो गया, समझ गए ना? मूत्र मार्ग हो गया, मूत्रवाहक हो गया, इधर मूत्राशय हो गया, समझ गए ना? यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? हाँ, ध्यान रखिएगा, समझ गए ना? तो सब कुछ आप लोग इधर से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है? हाँ, तो नर जनन तंत्र का चित्र बन जाएगा, नर जनन चित्र। हाँ हाँ जी, फिगर कैसे बनाइएगा? फिगर आप लोग देख करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना बनाने के लिए। अच्छा, और इधर लास्ट में क्या है? मानव जनन तंत्र। प्यारे बच्चों, सबसे अंतिम में क्या है? मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र का आपको चित्र बना लेना है, जिसमें कुछ नहीं करना है। मानव जनन तंत्र में सबसे पहले तो आपको दो अंडाशय दिखाना है इधर, समझ गए ना? मानव जनन तंत्र में, सॉरी नर जनन तंत्र में, मानव लिख दिए हैं, नर जनन तंत्र, मादा जी सॉरी, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ध्यान रखिएगा। तो मादा जनन तंत्र में क्या करना है कि दो अंडाशय आपको चित्र बना देना है, समझ गए? दो अंडाशय के बाद फिर यहाँ पर आपको फैलोपियन नलिका का चित्र बना देना है, ग्रीवा का चित्र बना देना है। इस प्रकार से योनि का चित्र आपका बन जाएगा। समझ गए ना? तो योनि का चित्र बनाने के लिए पूछता है, तो वेजाइना का चित्र बना देना है आपको इस प्रकार से। ठीक है? अंडाशय दिखा देना है, और इधर आपको क्या दिखा देना है? हाँ, गर्भाशय दिखा देना है, या गर्भाशय हो गया, फैलोपियन नलिका का चित्र दिखा देना है। तो बस इसमें तो मुख्य रूप से क्या होता है? अंडाशय होता है, फैलोपियन नलिका होता है, और गर्भाशय होता है, और इधर क्या होता है? ग्रीवा होता है। तो इस प्रकार से आपको दिखा देना। हाँ, इधर योनि होता है, तो इस प्रकार से आपको दिखा देना है। तो मादा जनन तंत्र का भी चित्र आप लोग बना लेंगे। समझ गए ना? चलिए, हो जाएगा। तो इतना चित्र आपको बनाने के लिए सीखना है। इतना चित्र अगर बनाने के लिए सीख गए तो समझिए कि आपका बायोलॉजी खत्म हो गया ना। फिगर ज्यादातर बायोलॉजी से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। फिगर ज्यादातर बायोलॉजी से ही आता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? फिगर कहां से आता है? फिगर ज्यादातर बायोलॉजी से ही आता है, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट है? चलिए जी, फिगर कहां से आता है? बायोलॉजी से ही आता है। बायोलॉजी से ही मुख्य रूप से फिगर याद करना होता है। समझ गए ना? और कोई दिक्कत? हाँ, तो इतना अंतर और इतना फिगर आपको याद करना है। अगर इतना कर लेते हैं तो फिर आपका कहानी खत्म। समझ गए? इतना अंतर और इतना फिगर आपको याद करना है, हो जाएगा ना?
तो जितना अंतर बताए उतना अंतर ध्यान रखिएगा, जितना फिगर बताए उतना फिगर ध्यान रखिएगा, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ दूरदृष्टि दोष कर लीजिएगा, दूरदृष्टि दोष कर लीजिएगा, समझ गए ना यहाँ पर। और प्यारे बच्चों बाकी सब चीज एकदम क्लियर है, बाकी सब कुछ आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए आज के इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त किया जाए, क्योंकि क्लास तो हो गया है 1 घंटा 12 मिनट का, ज्यादा लंबा क्लास लेकिन नहीं हुआ, लेकिन इस छोटे से क्लास में हम लोग सीख लिए बहुत ज्यादा। क्या थोड़ा सा आप लोग का कमेंट पढ़ लिया जाए बच्चों, क्या कमेंट कर रहे हैं? अगर मोटर के बारे में आता है तो मोटर का चित्र बनाने के लिए पूछ सकता है, और अगर डायनेमो के बारे में आता है तो डायनेमो का चित्र बनाने के लिए, समझ गए ना। चित्र बनाने के लिए आएगा तो 5 नंबर का आएगा, समझ गए। दो नंबर वाला चित्र हमको गलत लग रहा है जी, समझ गए ना। 2 नंबर वाला जो चित्र है ना ये हमको गलत लग रहा है, कहीं से भी हमको सही नहीं लग रहा है, समझ गए। ये 2 नंबर वाला जो चित्र है ये हमको कहीं से भी सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है हमको, समझ गए ना। खैर इसको हटा ही देते हैं हम, इसको हटा ही दीजिएगा, समझ गए ना, ये चित्र ही गलत हो गया है। चलिए आप बताइए कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ना भाई उत्सर्जन तंत्र का कितना मस्त चित्र बनाया है सब बच्चा सब। देखिए उत्सर्जन तंत्र का चित्र कितना अच्छा से बन जाता है। देखिए तो हाथ से बनाया हुआ चित्र है। देखिए उत्सर्जन तंत्र का यह जो चित्र है ना, हाथ से बनाया हुआ चित्र है, देख लीजिए कितना बढ़िया है, कितना बेजोड़ चित्र है। आप लोग देख लीजिए, यह पाचन तंत्र का हो गया, यह उत्सर्जन का हो गया, हाथ से बनाया हुआ चित्र है, कितना एकदम अच्छा लग रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट से। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया। उसके बाद अगला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसका चित्र ले लीजिए। हो गया। चलिए उसके बाद आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक का। चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए आगे यहाँ पर ले लीजिएगा, थोड़ा सा यह भी है, इसका भी ले लीजिएगा आप लोग। उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर भर्जन और निस्तापन में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद धमनी और सीरा में अंतर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। ठीक है। उसके बाद रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑक्सीजन और ऑक्सी श्वसन में अंतर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्वसन और दहन में अंतर। शुक्राणु और अंडाणु,
बाकी तो यहाँ से फिगर है, फिगर तो आपके किताब में भी दिया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट क्या लेना है। चलिए हो गया ना। चलिए प्यारे बच्चों, अच्छा जाते जाते आप लोग ऐसा करिए ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने सेंटर का नाम बता दीजिए एक बार। जाते जाते आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सेंटर का नाम बता दीजिए कि आपका सेंटर प्यारे बच्चों कहाँ गया है। तो ना आप लोग का सेंटर किस कॉलेज में गया है, किस स्कूल में गया है, आप लोग सेंटर का नाम बता दीजिएगा। और अभी जो क्लास चलेगा ना 9 बजे से गणित का, 9 बजे से अभी गणित का जो क्लास चलेगा वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो 9 बजे से गणित वाला क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा सारे बच्चे, समझ गए ना। 9 बजे से जो गणित का क्लास चलेगा ना, उस गणित के क्लास में सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। आज 9 बजे गणित का क्लास चलेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 9 बजे 9 बजे या 9:15 के आसपास में शुरू होगा, 9 से 9:15 के बीच में शुरू हो जाएगा क्लास। आप लोग को एकदम जुड़ जाना है उसमें, समझ गए। चलिए, वाह क्या बात है जी, सारे बच्चों का एकदम आ रहा है। कमेंट करने के लिए हम बोले हैं प्यारे बच्चों, समझ गए ना। कमेंट करने के लिए शहर का नाम, कॉलेज का नाम, दोनों साथ साथ, समझ गए ना। हम लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना है, समझ गए ना। कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है, लाइव चैट में नहीं प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आपका कहां सेंटर गया है, सेंटर का नाम आप लोग बताइएगा कमेंट करके। समझ गए ना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ना कि लाइव चैट में, ठीक है। हाँ जी, तो 9 बजे वाला क्लास में जुड़ जाइएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सेंटर का नाम जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपने अपने सेंटर का नाम बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा जरूर, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। और आज पीडीएफ हम भेज देते हैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी कुछ बचा हुआ है, समझ गए ना। गणित वाला हो गया या फिर अभी जो पढ़ाई ये वाला हो गया, सबका पीडीएफ हम भेज देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।